morning students. Today I will last organelles that is called the vacuoles यानी रिक्तदान. इन्हें रसधानियों के नाम से भी जानते हैं. रसधानियां ये इस चैप्टर का जो है सेल के अंदर हमारे जो है यानी कोशिका के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और उन अंगों के मैंने नाम बताए थे जैसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस और सेंट्रियोल यानी तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया और रिक्तकान यानी कि वैक्यूल्स रसदानियां. इन्हें कहते हैं कुंचलशील रसदानियां. ये इतने अंग कोशिका के अंदर होते हैं. तो मैंने सारे के सारा वर्णन तुम्हें करा दिया. अब सारे का सारा वर्णन करा दिया इसका मतलब एक ऑर्गेनेल्स यानी एक कोशिकांग रह जाता लास्ट जिसे कहते हैं रिक्तकान. अब रिक्तकाएं क्या होती हैं ये देखना में ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं. ठोस अथवा ये कह रहा है वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स यानी संग्राहित थैले हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड. ठोस अथवा तरल पदार्थों का ठोस एवं तरल पदार्थों का संग्राहक थैले हैं. बैग दिखाए ना. मतलब प्रत्येक कोशिका के अंदर मैंने जो बताया था जैसे बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक बनाया था और उसके साइड में जो है छोटी छोटी खाली थैली बनाई थी तो वो थैली कहलाती हैं कुंचलशील रसदानियां या वैक्यूल्स कहलाती हैं. ये कोशिका में तो पड़ी रहती हैं तो हम ये कह सकते हैं लेकिन इनके अंदर होता क्या है. तो मैंने बताया कि रसदानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों का संग्राहक थैले हैं यानी छोटी छोटी झिल्लीनुमा थैली होती है. उनमें ठोस पदार्थ भी होता है और ठोस पदार्थ भी होता है और तरल पदार्थ भी होता है. दूसरा पॉइंट देखो दीज आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज सेल. हमने ये डिफरेंस पढ़े थे एनिमल सेल में और प्लांट सेल में. तो एक अंतर ये भी हो जाएगा ये जंतु कोशिका हो गई. जंतु कोशिका में कैसी होती है जंतु कोशिका में छोटी लेकिन पादप कोशिका में बड़ी. लेकिन पादप कोशिका में बड़ी पादप कोशिका में बड़ी होती है. किसमें आकार में. ये दोनों बॉन्ड ये आकार के हैं. एक डिफरेंस भी हो गया और उसमें लिखने का मटेरियल भी होगा. दीज आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स. जानवरों में ये आकृति में छोटी होती हैं. व्हाइल प्लांट्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स. लेकिन पादप कोशिका में ये जो है बड़ी होती हैं. इनका बहुत सारा प्लांट सेल का तुमने देखा था. प्लांट सेल में ये किनारे पर रहती हैं तो काफी बड़ा भाग जो होता है लगभग 50% से 90% तक इसी से घिरा हुआ होता है. कुछ पौधों में कोशिकाओं की केंद्रीय रसदानी की माप जो होती है वो कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है. यानी इसका मतलब क्या हुआ द सेंट्रल वैक्यूल्स. कुछ कोशिका के केंद्र के पास में जो रिक्तकाएं होती हैं वो कुछ पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरी कोशिका के आयतन का वॉल्यूम लिखा हुआ है कितना भाग देती हैं 50 से 90% तक का आयतन. यानी संपूर्ण कोशिका का पूरी कोशिका का आयतन अगर मान लो 100 ml है तो इसका मतलब ये हुआ वैसे इतना होता तो नहीं है
एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर किसी कोशिका का वॉल्यूम पूरी का 100 ml है तो 50% या 90% जो होता है वो इसका आयतन होता है। किसका आयतन होता है? किसका? हाँ, रिक्तकाओं का आयतन होता है। यानी जो होती है पादप कोशिकाओं की रसायन में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। पादप कोशिकाओं की रसायनियों में क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य। यानी अगर प्लांट की है तो इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा। कोशिका द्रव्य होता है। किसका? विशेषकर पर्टिकुलर प्लांट सेल की बात बता रहा हूं। पादप कोशिकाओं की यानी जो वैक्यूल्स होती हैं, जो रिक्तकाएं होती हैं, उनमें क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। स्फीति तथा टर्गेडिटी और रिजिडिटी, तो ये जो दो बातें प्रदान करती है, इसीलिए पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। दो बातें हैं, लेकिन ये पादप कोशिकाओं में ही है। एक तो स्फीति और एक दूसरी चीज क्या होती है? कठोरता। यानी हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट को, इन प्लांट से वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स है, यानी कोशिका द्रव्य से भरी हुई होती है। किसमें? केवल प्लांट सेल में। एंड प्रोवाइड टर्बिडिटी यानी स्फीति और रिजिडिटी यानी कठोरता प्रदान करती है टू द सेल, माने सेल को। अब इसीलिए पादप की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है, रिजिडिटी होती है उसमें। एक देखो, मैनी सबस्टेंसेस इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। मतलब जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं हमारे, तो पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ होते हैं वो इसी वैक्यूल्स में, प्लांट की वैक्यूल्स में भरे हुए रहते हैं। यानी कोशिका के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, यानी पौधों के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, वो बहुत से पदार्थ किसमें स्थित होते हैं? रसदानी में। यानी ये केवल प्लांट सेल की बात हो रही है अभी। पौधों के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ होंगे, पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होंगे? देखो मैंने ये लिखे हुए हैं। एक तो अमीनो एसिड्स, शुगर और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल और सम प्रोटीन्स। तो मैंने इनके नाम लिख रहा हूं। एक तो क्या हो गया? अमीनो एसिड। इनमें क्या भरा रहता है? अमीनो एसिड। विभिन्न प्रकार की शर्करा, विभिन्न प्रकार की शर्कराएं। दूसरी क्या होंगी? विभिन्न प्रकार की शर्करा। शर्करा का मतलब शुगर, शर्करा। और इसमें क्या होगा? और विभिन्न शुगर्स और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड यानी अनेक कार्बनिक यौगिक। दो तरह के अम्ल होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक हो गए, एक कार्बनिक अम्ल यानी ये पौधों में भोजन बनाने का काम करते हैं। एंड सम प्रोटीन्स, इसके अलावा चौथा क्या होगा? प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल से ही इसका निर्माण होता है। तो पादप की कोशिका में जो पौधों के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल या ये शर्करा ले लो, अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक और प्रोटीन, ये इस रिक्तका में भरे हुए रहते हैं। अब मैं जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा शो करना चाहता हूं, और हम अमीबा का नाम सुना है, ये यूनिसेलुलर है। अगर मान लो हम अमीबा की बात करें तो सिंगल सेल होती है उसकी। क्या होती है? सिंगल सेल। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक एज अमीबा,
तो ये किसका बना दिया, ये झूठे पैर हैं, यानी इन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये एक सरल रेखा में चलता है, इसके अंदर जो होती हैं वैक्यूल्स भी होती हैं और फूड वैक्यूल्स भी होती हैं। अब देखो अमीबा है, द फूड वैक्यूल्स कंज्यूम्ड, तो फूड वैक्यूल्स फूड को कंज्यूम कर लेता है, यानी जिस तालाब के पानी में ये रहता है वहां से ये शैवाल, इसका भोजन मुख्य क्या है, शैवाल यानी एल्गी, शैवाल का मतलब एल्गी। डायटम, डायटम ये मतलब गंदे पानी में रहते हैं, तालाबों के पानी में रहते हैं। तो ये जैसा मान लो ये शैवाल है या डायटम है कोई भी, ये शैवाल का जनरल नाम हम जो घरों में बोलते हैं या गांव में बोलते हैं वो कहते हैं काई। ये हरे रंग की होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो मान लो कोई शैवाल या डायटम यहाँ पानी में तैरता हुआ है और ये लुढ़कता हुआ जा रहा है, तो ये अपने झूठे पैरों को यानी अंदर की झिल्ली को तो ये डिजॉल्व कर लेगा, लेकिन एक बाहर नई मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा और ये फूड वैक्यूल्स जो है वो कोशिका के, किसकी कोशिका, अमीबा की कोशिका के अंदर आ जाता है। अब ये देखो ये जाएगा इसके अंदर, तो ये बन जाएगी फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन जाएगी। फूड वैक्यूल्स में मतलब यहाँ जो होते हैं पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो इसमें मतलब इस भोजन जो भी ग्रहण किया उसमें, चाहे डायटम के रूप में हो चाहे शैवाल यानी एल्गी के रूप में हो, वो इसको पचा लेंगे। तो इसका जो डाइजेस्टिव पार्ट होगा वो तो सेल में डिफ्यूज हो जाता है। तो एक इसमें सिंगल मेम्ब्रेन वाला जीव है, यानी केवल एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी के द्वारा जीवन के हर क्रियाकलाप को पूर्ण करता है। तो ये फूड वैक्यूल्स बनती है, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं न्यूक्लियस से, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है फूड वैक्यूल्स में प्रवेश करके उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। अब जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है, जूस होता है, वो सेल सेप के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और शेष जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है वो किस में आ जाता है, वैक्यूल्स में। अब वैक्यूल्स में मतलब यानी रिक्तका में आ जाता है। कौन सा, बिना पचा हुआ भोजन या बिना पचा हुआ खाद्य पदार्थ वो रिक्तका में आकर के एकत्रित हो जाता है। और रिक्तका जो है अंदर ही अंदर गति करती हुई कहाँ जाती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के निकट आ जाती है, और फ्रिक्शन के द्वारा बस्ट हो जाती है, निपट जाती है, और उसके अंदर जितना भी अपच पदार्थ है वो सारा का सारा जो है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही बाहर निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक कोश के जीव अमीबा का मैंने एक एग्जांपल दिया है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक एज अमीबा द फूड वैक्यूल्स कंज्यूम। तो फूड वैक्यूल जो होती है वो फूड को ग्रहण करने के बाद ही बनती है। अब आता है दूसरी बात आती है यूनिसेलुलर, यानी एक कोश के जीवों में विशेष प्रकार की, यानी ये क्या होगी, विशिष्टीकृत रिक्तकाएं होती हैं, विशिष्टीकृत रिक्तकाएं या रसदानियां, विशिष्टीकरण रिक्तकाएं होती हैं किसमें, ये लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब वन है, तो एक कोशिका वाले जीव जंतु में क्या हो जाता है, इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका, किसमें, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी, जो अतिरिक्त अपच खाद्य पदार्थ है उसको एक्सपेलिंग एक्सेस बाहर निकाल देती है, किसके, कोशिका झिल्ली से, किसके रूप में, वाटर एंड सम वेस्ट, पानी और कुछ वर्ज्य पदार्थ यानी अपच पदार्थ, उनके द्वारा ये सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब है इट हैज ए इंपॉर्टेंट रोल इन
लाइफ ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मैंने लिखा तो था, लेकिन मतलब तुमसे ये पूछे कि वास्तव में हमारे शरीर में कोशिकाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है, या कोशिका अगर नहीं होती तो हमारा जीवन नहीं होता। तो कोशिकाओं का, उसके लिए मैं 3-4 लाइनें और लिख रहा हूं। द सेल, ये लिख लेना, द सेल thus has a basic structural organism। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म क्या मतलब हुआ उसका? कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है। मैंने पहले दिन ही बताई थी, जैसे कोई मकान बनाते हैं तो एक एक ईंट रखते जाते हैं, उसी प्रकार से मानव शरीर में ये कोशिकाएं जो होती हैं वो, या किसी जीव जंतु में कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? उस कोशिका का या उस बॉडी का या उस ह्यूमन बीइंग का, एनिमल का बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं। और ये क्या काम में सहायता करती है? दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस विभिन्न प्रकार के फंक्शन। अब तुम्हें मालूम है कि हमारे शरीर में कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, जैसे मतलब विभिन्न किसमें सहायता करती है कोशिका? परफॉर्म फंक्शंस, एक क्रियाशील कार्य करती है। अब किस किस में करेगी? जैसे मान लो हम ये लिख दें, लाइक एज रेस्पाइरेशन, और फॉर्मिंग रेस्पाइरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? पोषण। एंड क्लियरिंग, पोषण लिख दे रहा हूं यहां, पोषण यानी खाना पीना। एंड क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब साफ स्वच्छ रखना। क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट का मतलब वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट लिखना है WAST, वेस्ट मटेरियल यानी जो अपच पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। और फॉर्मिंग का मतलब निर्माण करती है न्यू प्रोटीन्स, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो सेल को हम जीवन का ये बताया था फंक्शनल, ये परफॉर्म फंक्शनल, ये क्रियाशीलता, जीवन को क्रियाशील बनाए रखने के लिए कोशिका की इंपोर्टेंस है, यानी कोशिका ही महत्वपूर्ण है। तो वो जैसे हमारा श्वसन क्या काम करती है? सांस लेते हैं, श्वसन में O2 ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, भोजन प्राप्त करने में यानी आहार नाल के द्वारा लेते हैं। और इसके अलावा ये तो है ही है, और भी काम है। वेस्ट मटेरियल यानी जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल करके नई नई प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? 10 सेल इज
द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल को मतलब शुरू में चैप्टर का ही नाम है फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग organisms it is also the basic fundamental unit of life, यानी इस एक फॉर्म के ऊपर नहीं, मैंने जितने भी ऑर्गेनेल्स बताए थे तुम्हें वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स के क्रियाकलापों के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर मैंने कहा ना, तो किस काम में सहायता करती है, परफॉर्म फंक्शन, जैसे सांस लेना, भोजन को ग्रहण करना और वर्ज्य पदार्थों को यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल लेना। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं ये आधारभूत संरचना है यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का शरीर जो है एक ही कोशिका से, एक कोशिका या बहुकोशिका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर यानी बहुत सी कोशिकाओं से बना हुआ कोई भी जीव बना हुआ हो सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी चाहे एक कोश के जीव बना हो चाहे बहुकोश के जीव बना हो, सारे के जीव का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणियों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है और इसी को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका के लिए। एक तुम्हारी किताब में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के आधार पर देखना, तो उसका यही लास्ट वाली 3-4 लाइनें लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये लिखना है कि सभी कोशिकांगों यानी सभी ऑर्गेनेल्स के फंक्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका है। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ तुम्हारी रह गई है इसमें, सेल डिवीजन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।